एक मॉन्स्टर जिससे सभी इंसान डरकर भाग रहे हैं, पर एक लड़का उस तबाही के बीच वहीं रुका उस मॉन्स्टर की ओर देख रहा होता है। और तब वो अपने हाथ की ओर देखता है और वो देखता है अपने हाथ से आ रही लाइटनिंग को। और उसी वक्त वो लाइटनिंग उसके पूरे शरीर को बहुत ही बड़ा झटका देती है और फिर वो लड़का बेहोश हो जाता है। और ना ही उसे पता होता, एक अजीब सी एनर्जी उसके शरीर में जा चुकी थी। और फिर ये ध्यान अपने कमरे में जागता है और अपने बिस्तर से उठता ही कहता है, हाँ, मैं तो अपने टैलेंट की अवेकनिंग कर रहा था। क्या वो बस एक वहम था? और वो सोच रहा होता है 100 साल पहले वो क्रैक्स ओपन होने के बाद मॉन्स्टर्स के आने के साथ ही साथ इंसानों में भी टैलेंट अवेकनिंग की पावर आ चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ ही लोग अवेकन होते हैं, जिस वजह से अब ये एक टैलेंट का एरा बन चुका है। और तभी उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होती है और उसकी बहन बाहर से पूछ रही होती है, भैया क्या तुम्हारी अवेकनिंग अभी तक नहीं हुई? और फिर ये ध्यान अपने अवेकनिंग स्टोन को पकड़ता अपना टैलेंट चेक करता है, जो कि वीक था। जिसे देख ये ध्यान सोचता है, वीक टैलेंट मतलब मेरी जिंदगी बर्बाद है। और फिर वो अपने बिस्तर से उठ जाता है और बाहर की तरफ देखता कहता है, अब मैं अपनी बहन की सुरक्षा कैसे करूंगा? और तभी उसकी बहन बाहर का गेट खोलकर अंदर आ जाती है और उसे उसके टैलेंट के टेस्ट के बारे में पूछती है। और सच को छुपाता ये ध्यान कह देता है, तुम्हारा भाई एक माइटी वॉरियर बनेगा। जिसे सुनकर उसकी बहन ये हुई काफी ज्यादा खुश होती है और वो खुशी से ये ध्यान को बताती है कि आज उसकी फेवरेट डिश बनेगी। और तभी ये ध्यान के सामने एक विंडो स्क्रीन ओपन हो जाती है, जिसमें येयू के टैलेंट के बारे में डिटेल्स शो हो रही थी। और उसे पता चलता है कि उसकी बहन के पास आइस का टैलेंट था, जो कि अभी अनवेकन था। और स्क्रीन का पेज चेंज हो जाता है, जिसमें वो येयू का डिफिकल्टी लेवल तक देख पा रहा था। और फिर उसकी बहन उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर को ले चलती है। लेकिन उन दोनों के टच होते ही ये ध्यान की सामने स्क्रीन चेंज हो जाती है और उसे येयू के टैलेंट के सामने कॉपी करने का ऑप्शन नजर आता है। और उसके नीचे था यस और नो का ऑप्शन, मतलब कि ये ध्यान टैलेंट कॉपी कर सकता था, मतलब कि उसके लिए अभी भी उम्मीद बाकी थी। और येयू के साथ खाना खाते वक्त वो सिर्फ उस कॉपी एबिलिटी के बारे में सोच रहा होता है। उसकी बहन का टैलेंट उससे बेटर था, लेकिन वो कॉपी टैलेंट जैसा एक्सपेरिमेंट अपनी बहन पे थोड़ी ना कर सकता था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो येयू का टैलेंट नहीं लेगा। और फिर ये ध्यान अपने जल्द बसे माता पिता की फोटो की ओर देखता है और मन में उनसे कह रहा होता है, मॉम, डैड, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर कुछ टाइम बाद वो बाहर आ जाता है और अपनी कॉपी एबिलिटी से जगह को स्कैन करने लगता है। वो एबिलिटी 3 मीटर्स के बीच बीच का एरिया स्कैन कर सकती थी, जिससे वो लोगों की एबिलिटीज और उनका लेवल जान सकता था। पर उसके आसपास सभी सेकंड क्लास टैलेंट के लोग थे, लेकिन ये ध्यान एटलीस्ट एक मिड लेवल का टैलेंट कॉपी करना चाहता था। इसीलिए वो अकेडमी की ओर चला जाता है, जहाँ स्ट्रॉन्ग टैलेंट के लोग इकट्ठे हों, जिनकी एबिलिटीज उसके कॉपी करने लायक हो। और क्योंकि वैसे भी उसे फ्यूचर में उन सबसे ज्यादा पावरफुल बनना था। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि येतियन एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा होता है और उनका मास्टर उन्हें एक फिजिकल ट्रेनिंग की टेक्निक सबको समझा रहा होता है, जिसमें उन सबको मेडिटेशन करते वक्त अपनी चेस्ट के सामने एक साइक्लोन बनाना पड़ता है। और धीरे धीरे कर सभी थक रहे होते हैं और उस साइक्लोन को बनाने से गिव अप कर रहे होते हैं। और कुछ तो बेहोश भी होकर गिर रहे होते हैं। और उनका टीचर भी उन्हें ये कहता है, अगर तुम ये साइक्लोन नहीं बना पाए तो तुम कभी भी एक वॉरियर नहीं बन पाओगे। पर ये ध्यान फिर भी अपनी जगह पर टिका रहता है, लेकिन वो साइक्लोन को नहीं बना पाता। और उसका रीजन उसे पता था, जो था उसके टैलेंट का लो लेवल होना। और फिर उनका टीचर आज की ट्रेनिंग यहीं पर खत्म करता है और सभी को यूजलेस होने का ताना मारता है। पर साथ ही साथ वो एक चैंडोंग नाम के बंदे की तारीफ भी करता है। और ये ध्यान उस जगह से वापस लौटते वक्त अपने दोस्त जिहान बाओ से उस चैंडोंग नाम के बंदे के बारे में पूछता है। और उसे पता चलता है कि वो एक ऐसा बंदा है जो कि आधे महीने में एक वॉरियर बना था और अब वो डीन का डिसाइपल है और उनसे पर्सनली ट्रेनिंग लेता है। और उसका दोस्त अपना हाथ ऊपर करता है और उसे एक कागज के टुकड़े में लिखे चैंडोंग के सिग्नेचर दिखाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी अगर चैंडोंग कभी भी डीन जितना बड़ा आदमी बन गया तो उसके सिग्नेचर भी महंगे दांव में बिकेंगे। और तभी उनके साथ शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर वाली हरकत हो जाती है। उनके रास्ते के साइड में काफी ज्यादा लोग झुंड बनाए इकट्ठे हुए थे, जहाँ पर सभी लोग चैंडोंग का नाम चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर चैंडोंग खुद मौजूद था। और ये देख जियांग बाओ भी उसका एक और सिग्नेचर लेने भागा चला जाता है, लेकिन ये तियान उसे देख एक अलग ही वजह से खुश था। चैंडोंग वहाँ पर सभी से हैंडशेक करने का और उन्हें ऑटोग्राफ देने का काम कर रहा होता है। पर उसे क्या पता ये तियान उसका लेवल चेक कर रहा था और उसे देखने को मिलता है कि चैंडोंग का लेवल मीडियम था, जो कि बिल्कुल ये तियान चाहता था। और फिर वो भी चैंडोंग से हाई करने चल पड़ता है और चैंडोंग शर्म के मारे ऑटोग्राफ को छोड़कर सभी से हैंडशेक करने को आ जाता है, जिसे करने के लिए ये तियान खुद भी लाइन में लगा था। और फिर बारी बारी कई लोग उसका हैंडशेक कर निकलते हैं। फिर बारी आती है ये तियान की, जिसकी नजरें तो पहले से ही चैंडोंग की एबिलिटी और उसके हाथों पर थी।
और वो अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रहा था। और फिर जब वो दोनों मिलते हैं, ये तियान की एबिलिटी उसको कॉपी टैलेंट में स्कैन कर लेती है और चैंडोंग भी सभी से हाथ मिलाकर वहाँ से निकल पड़ता है। ना जाने उसका मकसद क्या था, लेकिन ये तियान का उससे हाथ मिलाने का मकसद पूरा हो चुका था। और फिर रात को एक जंगल में बैठ वो उस एबिलिटी को कॉपी करने की तैयारी कर रहा होता है। वो पहले थोड़ा मर्जिंग के ऑप्शन के बारे में सोचता है, बट फिर फालतू बातों को छोड़ उस ऑप्शन को यस पे कर देता है एंड तभी उसकी एबिलिटी मर्ज होना शुरू हो जाती है। ये तियान के दिल में काफी ज्यादा दर्द होने लगती है और फिर वो बहुत ही ज्यादा जोर से तड़पने लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसका टैलेंट मर्ज हो जाता है एंड जब फिर वो अपना टैलेंट चेक करता है और देखता है कि अब उसका टैलेंट लेवल मीडियम है, उसे उस सही गई दर्द का स्वाद आ जाता है, यानी अपनी तकलीफों का दर्द उसे मिल गया था। एंड तभी उसकी विंडो पर एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि उसकी कॉपी टैलेंट एबिलिटी 30 दिनों के लिए कूल डाउन पे रहेगी। मतलब वो 30 दिनों के बाद होल लोगों की भी टैलेंट कॉपी कर सकता था, यानी उसकी कॉपी टैलेंट एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर ये तियान उसके टीचर की दी गई फिजिकल ट्रेनिंग करने लगता है एंड यस, इस बार वो साइक्लोन बना पा रहा था। और फिर वो कहता है एक मिड लेवल टैलेंट से ये ट्रेनिंग कितनी ज्यादा आसान है। पहले तो ये तियान का सपना वॉरियर बनना था, बट अब वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली वॉरियर बनना चाहता था। और फिर 1 महीने बाद हम देखते हैं एक हवा में कूदते वुल्फ को, और दूसरी तरफ ये तियान रात को बाहर घूम रहा होता है और उसके पीछे से ही एक फादर और बेटी का जोड़ा जा रहा होता है। और तभी ये तियान को महसूस होता है कि एक पर्सन उसके पीछे से गुजरा, जो कि वही बीस्ट था और उस बीस्ट ने उस लड़की के बाप का सर खा लिया था। एंड अब वो खतरनाक बीस्ट ये तियान के सामने होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये तियान के सामने एक भयंकर बीस्ट था, जिसने उसी के सामने एक छोटी लड़की के बाप को मार दिया था और सभी के सभी लोग उससे डरकर भाग रहे होते हैं। और उस आदमी की बॉडी को चबाने के बाद उस बीस्ट की नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ती है, जिसे मारने के लिए वो उस छोटी लड़की पे भी कूद पड़ता है। बट ये देख ये तियान वहाँ बीच में आकर उस बच्ची को पकड़ लेता है, पर फिर भी वो भेड़िया उनके काफी करीब था, जिससे ये तियान बचने की उम्मीद खो बैठता है। पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो अपने हथियार लॉन्ग स्वॉर्ड से उस बीस्ट पर हमला करता है, जिसे वो भेड़िया डॉज कर लेता है। और इसी के बीच में ये तियान उस छोटी लड़की की दूरी भी उस भेड़िए से बन जाती है एंड देन वो बीस्ट खूनी लाल आंखों से उस आदमी की ओर देख रहा होता है। बट वो आदमी थोड़ी ना कम था, वो भी उस बीस्ट की ओर गुस्से से भरी नजरों से घूर रहा होता है। एंड पीछे खड़ा ये तियान उस आदमी से उसके बारे में पूछता है, जिसके रिप्लाई में वो आदमी बताता है कि लोग तो वैसे मुझे कैप्टन विंडवुल्फ के नाम से बुलाते हैं, मैं सिल्वर मून मिंग को संभाल लूंगा, तुम्हें बस उस लड़की का ध्यान रखना है। एंड देन वो उस भेड़िए से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और ये देख ये तियान भी उस छोटी लड़की की आंखों को ढक देता है ताकि उसे और बुरी चीजें ना देखनी पड़े। वो भेड़िया और वो आदमी बराबरी से लड़ रहे थे। वो भेड़िया अपनी तेजी का खूब अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था, पर वो आदमी अपनी ताकत से हर एक अटैक की बराबरी से टक्कर कर रहा था और वो भेड़िया वहाँ से भाग न जाए, इसीलिए वो आदमी अपने टीममेट्स को भी बुला लेता है, जो कि वहीं उसके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। उसके टीममेट्स ने वहाँ पर आकर उस भेड़िए को पूरी तरह से घेर लिया था। 2-3 बंदे उस भेड़िए पे साथ में हमला करते हैं, पर वो उनसे बचकर वहाँ से भागने लगता है, मगर फिर भी बाकी लोगों ने उसे घेरा था और जहाँ से वो भेड़िया भाग रहा होता है, वो आदमी और उसके टीममेट्स वहाँ पर आकर सभी के सभी अपनी तलवारें उसके शरीर में घुसा देते हैं और उन्हें लगता है कि वो बीस्ट मर गया। पर तभी वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और उसके आसपास से काफी ज्यादा शक्तिशाली वेव्स निकल रही थी, जिसे उस आदमी के मुताबिक बस्टिंग ब्लड कहते हैं। और उन वेव्स की वजह से सभी के सभी लोग उस बीस्ट से काफी ज्यादा दूर फेंके जाते हैं और वो बीस्ट पूरा लाल होकर वहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है। लेकिन उस आदमी को इस चीज की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वो बीस्ट यहाँ से भाग नहीं पाएगा। और तेजी से हवाओं में भागते हुए बीस्ट पर एक लड़की निशाना बनाए खड़ी थी और जब वो अपने तीर को उस पर छोड़ती है, उसका निशाना बिल्कुल उस बीस्ट पर लगता है, जिससे वो भेड़िया नीचे जमीन पे आके गिर जाता है। एंड फिर कुछ टाइम बाद वो आदमी वहाँ पर आकर उस निशाना लगाने वाली लड़की की तारीफ कर रहा होता है, पर ये तियान की नजर उन फालतू चीजों को छोड़कर किसी और चीज पर थी। वो अपने सामने स्क्रीन में देख पा रहा होता है उस घायल पड़े बीस्ट की एबिलिटी के बारे में, शायद जिसे वो कॉपी भी कर सकता था। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये तियान अपने सामने पड़े बीस्ट की ओर देख रहा होता है, क्योंकि उसके सामने एक मैसेज पॉपअप हुआ था जिसमें उस फीस बीस्ट की जानकारी दिख रही होती है और वो भेड़िया फिर से हिलने लगता है। पर ये तियान और उस लड़की के अलावा किसी का भी ध्यान उस बीस्ट पे नहीं था। और फिर उनकी पार्टी का कैप्टन उन्हें चिल्लाकर केयरफुल होने का संदेश देता है कि वो बीस्ट अपनी जगह से उठकर जोर से भौंकने लगता है और फिर सभी लोग फिर से उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बाकी मेंबर्स ये कह रहे होते हैं कि इस बीस्ट की सहन शक्ति बहुत ही ज्यादा है और उनका कैप्टन उन्हें समझाता है कि हमसे इतनी देर तक लड़ने के बाद अब वो बीस्ट काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, मैं इसे संभाल लूंगा। और उनका कैप्टन एक बार पीछे मुड़कर ये तियान और उस लड़की को वहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि इस जगह बहुत ही ज्यादा खतरा था। लेकिन ये तियान अपनी ही दुनिया में डूबा इसी चांस का वेट कर रहा था और फिर वो काफी तेजी से भागा उस कैप्टन से आगे निकल जाता है और अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता उस बीस्ट को मारना शुरू हो जाता है।
और जिस टाइम उस बीस्ट से उसका पंच टच होता है उसे एबिलिटी कॉपीड का नोटिफिकेशन आता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, वो पलटकर उस बीस्ट के ऊपर चढ़ जाता है और फिर उस बीस्ट को लगातार मुक्के मारना शुरू कर देता है। और जितने टाइम वो उसको मुक्के मारता उतने टाइम उसको कॉपीड एबिलिटी के नोटिफिकेशन आते रहते हैं। पर वो उस नोटिफिकेशन को देख हंसता हुआ उस बीस्ट को मारना नहीं रुकता और फिर पीछे से ये तियान के खून भरे हाथों को वही कैप्टन पकड़कर रोक लेता है और ये तियान को रुकने को कहता है, क्योंकि वो बीस्ट तो कब का मर चुका था। लेकिन ये बात ये तियान को पता भी थी, पर उसे सिर्फ इस चीज की परवाह थी कि उसने उस बीस्ट की एबिलिटी को कॉपी कर लिया था। और फिर वो कैप्टन अपने सभी मेंबर्स को उस जगह को क्लियर करने के लिए कहता है और कुछ मेंबर्स को उस बच्ची का ध्यान रखने को कहता है और कुछ को उस बीस्ट की बॉडी लेके जाने के लिए। और वो कैप्टन उस जगह से जाते जाते येतियान को कहता है, अभी के लिए तो मैं चलता हूँ यंग मैन, लेकिन जब तुम वॉरियर बनोगे पक्का विंडवुल्व्स यानी हमारे गाइड को ही ज्वाइन करना। और ये तियान जिसका आधा चेहरा बीस्ट के खून से भरा था खुशी से हाँ करता है और फिर वो पब्लिक बाथरूम में जाकर अपने आप को अच्छे से साफ करता है और फिर अपने अपार्टमेंट की ओर चल पड़ता है। एंड अपने अपार्टमेंट में आने के बाद वो अपनी प्यारी सी सोती बहन की ओर देखकर मुस्कुराता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में एक फीड्स बीस्ट देखा, ये सच में हद से ज्यादा डरावने होते हैं। और फिर अपनी बहन को अच्छे से कंबल में ढकते हुए वो कहता है, लेकिन मुझे इसको बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा और जल्द से जल्द एक वॉरियर बनना पड़ेगा। और फिर अपने कमरे में आकर वो वापस से उस स्क्रीन को ओपन कर लेता है एंड सोच रहा होता है, क्या सच में एक फीड्स बीस्ट का टैलेंट एक इंसान के टैलेंट से कॉपी हो पाएगा। ये चीज करना खतरनाक थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था वो इस चीज से डरकर उस बीस्ट के टैलेंट को कॉपी ही नहीं करेगा। फिर ये ध्यान उस आने वाली दर्द को सहने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे शक्तिशाली बनना था। जितना ज्यादा शक्तिशाली हो सके उतना, जितना ज्यादा तेज बन पाए उतना। और फिर ये ध्यान अपने मुंह में एक कपड़ा डाल लेता है ताकि उसकी चीखें किसी को सुनाई न दे। एंड देन एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तड़पते हुए ये ध्यान को, जो कि उस एबिलिटी को कॉपी करने के कारण हो रहा होता है। और उसका दर्द इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि ये ध्यान को अपनी टूटती हड्डियां महसूस हो रही होती है और उसका शरीर भी अपने आप को बदलने से रोक रहा था। और फिर उसकी पैर की हड्डियां पूरी टूटकर टेढ़ी होने लगती है और फिर उसे महसूस होता है कि उसके पैर की हड्डी भी टूट चुकी है। और फिर वो अपने पैर की तरफ देखता हुआ कहता है, क्या मैं इस एबिलिटी को कॉपी करने में फेल हो गया हूँ? पर लगता है ऐसा नहीं था। और फिर कुछ टाइम बाद ये ध्यान को वापस से होश आती है और फिर वो अपने शरीर की ओर देखने लगता है, लेकिन उसके हाथ और पैर दोनों ठीक थे। ये थोड़ा अजीब तो था, क्योंकि पहले तो उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। और फिर ये ध्यान अपनी जगह से उठकर अपनी एबिलिटी को टेस्ट करता है और हवा में एक किक मारता है जो कि काफी ज्यादा तेज थी और उसे अपनी बॉडी काफी ज्यादा हल्की महसूस होती है। और फिर वो अपने सिस्टम से उसकी जानकारी लेता है और देखता है कि अब उसके पास दो टैलेंट है, एक तो जो उसने पहले कॉपी किया था और एक नया स्पीड का टैलेंट, मतलब कि उसका कॉपी टैलेंट एकदम सक्सेसफुल था। और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये तीन हद से भी ज्यादा तेज भाग रहा था, लेकिन जिस तेजी से वो भाग रहा था उसे उड़ना कहना भी गलत नहीं होगा। और हवाओं से ये तीन सीधा जंगलों में कूदकर एक मस्त सी सुपर विलन लैंडिंग करता है। एंड देन वो अपनी स्पीड को टेस्ट करने के लिए अपने से काफी दूर हवा में पेड़ से गिरे पत्तों के पास जाता है और जब वो उस पत्ते को पकड़ता है वो तभी के तभी तबाह हो जाता है। और ये तीन थोड़ा फ्लैक्स मारते हुए कहता है, इस सिल्वर मून में एक भेड़िए की स्पीड तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। फिर वो एक पत्थर पे जाकर बैठकर अपनी पावर को मेडिटेट करने लगता है, क्योंकि अब उसकी तेजी तो एक वॉरियर के लेवल की थी, बट उसकी पावर वॉरियर के लेवल के आसपास भी नहीं थी। और ये ध्यान तो चाहता था अपने कल्टीवेशन की स्पीड को जितना तेज हो पाए उतना तेज करना। और ये ध्यान का दोस्त जियांग बाओ उसके पास आकर उसे कहता है, हो तो तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे और मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहा था, चलो जो भी हो क्या हाल है तुम्हारा। और ये ध्यान की ओर देखता उससे पूछता है, तो क्या तुम ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहोगे? और अगर चाहते हो तो तुम्हें एक फीड्स बीस्ट का ब्लड पीना चाहिए। और ये ध्यान को बताता है कि दरअसल मैंने भी पिया था और इसी वजह से मैं तुमसे ज्यादा पहले इम्प्रूव हुआ हूँ। लेकिन ये ध्यान जियांग बाओ की बाकी फालतू बातों को छोड़ सिर्फ एक बात को सुनकर हैरान था कि एक फीड्स बीस्ट का ब्लड ये भी कर सकता था, क्योंकि हाल ही में तो ये ध्यान की मुलाकात उस भेड़िए वाले फीड्स बीस्ट से हुई थी जिसकी एबिलिटी को ये ध्यान ने कॉपी किया था। इसका मतलब ये ध्यान ने इतना बड़ा चांस वेस्ट कर दिया था। और फिर जियांग बाओ उसे बताता है, चिंता मत करो, उस बीस्ट का ब्लड पाने का मेरे पास एक तरीका है, क्या तुम करना चाहोगे? जो कि ऑफ कोर्स ये ध्यान पाना चाहता था। और फिर उसे पता चलता है अथॉरिटीज ने सिटी के बाहर एक बेस खोला है ताकि वो एक ट्रायल रख पाए और उस ट्रायल का प्राइस है उस फीड्स बीस्ट का ब्लड। और ये ध्यान जियांग बाओ से उस वाइल्ड एरिया का लेवल पूछता है जहाँ वो ट्रायल होगा। और जियांग बाओ के मानने से उस जगह का लेवल काफी ज्यादा कम था और ज्यादातर बीस्ट तो पहले ही मार दिए गए थे और सिर्फ एक सैवेज बीस्ट और उसका अंश एक फीड्स बीस्ट था। और ये
येतियान वहाँ जाने का प्लान तो बना लेता है, लेकिन जियांग बाओ येतियान से चाहता था कि वो और येतियान एक टीम के तौर पे साथ में वहाँ पर जाएं। लेकिन येतियान की शक्ल देखकर ही साफ साफ जियांग बाओ को पता चल जाता है कि वो उसकी टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। और फिर येतियान जियांग बाओ को प्यार से मना कर देता है। लेकिन इस बात से जियांग बाओ सच में उदास था, क्योंकि उसे येतियान उसका सबसे करीबी दोस्त लगता था। और बेशक येतियान भी यही मानता था, पर अगर वो दोनों सेम टीम में रहे तो उसकी एबिलिटीज के बारे में बाकियों को भी पता चल जाएगा, जिससे येतियान की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती थी। और येतियान ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और येतियान अपने मन में कहता है, मुझे अब उस फीस बेस्ड का ब्लड जल्द से जल्द पाना होगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं 5th अकेडमी में येतियान का टीचर उसे कह रहा होता है, अगर तुम्हें उस ट्रायल का नोटिस तक नहीं मिला तो इसमें साइन अप करने की भी कोई जरूरत नहीं। और आखिर ये खबर फैला कौन रहा है? और येतियान ये सुनकर अपने टीचर की ओर घूरता कहता है, टीचर अब तो मैं एक वॉरियर बन चुका हूँ और अब मेरे पास इस ट्रायल में शामिल होने का हक है। और येतियान की इस बात को सुनकर उसका टीचर अजीब तरीके से हंसता है और अपनी जगह से उठता कहता है, मैंने सोचा था कि मैं तुम लोगों को थोड़ी देर और जीने दूंगा, पर क्या ही करें जब तुम बावले बच्चों को खुद मरने का शौक हो तो। और फिर वो टीचर येतियान के मुंह पर एक कागज फेंकता है जो कि एक लाइफ और डेथ का कॉन्ट्रैक्ट था। और फिर वो टीचर अपनी चाय को पीता हुआ येतियान को कहता है, अगर तुम ट्रायल को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पे साइन कर दो और फिर इस साइन के बाद तुम्हारी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। और येतियान उसी वक्त वो करने के लिए मान जाता है, जिसे सुनकर वो टीचर गुस्से में येतियान की ओर चिल्लाते हुए कहता है, अगर मरने से डर नहीं लगता तो यहाँ से दफा हो जाओ और फालतू में मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और अगले ही सीन में हम देखते हैं येतियान वहाँ से बाहर आ चुका था और उसके चेहरे पे एक बड़ी वाली स्माइल थी। और वो इसलिए थी क्योंकि वो ट्रायल को ज्वाइन करने वाले साइन करके आ गया था। और दूसरी तरफ येतियान का टीचर उस साइन की तरफ देखता कहता है, तुम बच्चों को लगता होगा ये ट्रायल तुम जैसे लोगों के लिए है, सच में बेवकूफ लोग। और ये कहता है वो काफी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं येतियान की बहन येयू अपनी नींद से जागती है और फिर अपने बिस्तर से उठने के बाद वो अपने भाई को जगाने चलती है। और रास्ते में ही किचन आता था और येयू देखती है कि वहाँ पर पहले से खाना बना पड़ा था, जो कि ऑफ कोर्स उसके बड़े भाई ने बनाया था। पर फिर येयू की नजर पड़ती है एक स्लिप पर, जिस पर येतियान ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था, मैं अकेडमी में एक एक्टिविटी के लिए रुका हूँ और मैं 3 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। और फिर ये पढ़कर येयू अपने भाई के लिए विश करती है कि वो जहाँ भी हो सही सलामत हो। और दूसरी तरफ एक अंधेरी जगह में जहाँ पर सभी जगह टूटी फूटी बिल्डिंग सी थी और उन टूटी और डरावनी बिल्डिंग्स के निचली तरफ हम देखते हैं काफी ज्यादा ट्रायल के लिए इकट्ठे हुए लोगों को। और उसी जगह येतियान भी मौजूद था और वो वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर हैरान था। और उसके पीछे खड़ा जियांग बाओ उसे कहता है, हाँ यहाँ पर सभी अकेडमीज के लोग आए हैं। और फिर एक बंदा 5th अकेडमी को वहाँ पर देख के मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसके मुताबिक 5th अकेडमी एक लोएस्ट लेवल की अकेडमी है। और वो कहता है, आखिर एक कचरा अकेडमी यहाँ पर क्या कर रही है? और उसका गार्ड उसकी बात का साथ देता कहता है, यंग मास्टर इस ट्रायल में हम मॉन्स्टर्स का ही नहीं बल्कि लोगों का भी शिकार कर सकते हैं, तो जितने कमजोर लोग होंगे उतना ही सही रहेगा। और फिर उसका यंग मास्टर भी इस बात को सुनकर अजीब तरीके से हंसने लगता है। और दूर से जियांग बाओ उस बंदे का नाम हमें बताता है, जो कि मो शाओबे था, जो कि 1st अकेडमी का एक जीनियस था और अपनी मो फैमिली का एक हीरा। और येतियान भी शाओबे की तरफ देखता कहता है, मो फैमिली तब इतना हवा में उड़ रहा है। और तभी वहाँ पर एक बंदा अपनी तलवार बाहर निकाल मो शाओबे का नाम चिल्लाता उसे अपने पिंजरे से बाहर निकलने को कहता है और जोर जोर से कहता है, मो शाओबे कहाँ हो तुम, बाहर आओ, मैं तुम्हें आज यहीं पर काट डालूंगा। और थोड़ा दूर खड़ा शाओबे उसे देखता कहता है, हरामखोर फिर से हारने को आ गया। और वो दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। और तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं येतियान को, जो अपने सामने आए बंदे के बारे में जियांग बाओ से पूछता है। और जियांग बाओ कहता है, ये लियू शिंग है, 2nd अकेडमी का एक नाइफ जीनियस। ये पहले ही एक बार मो शाओबे से हार चुका है। और येतियान के टीचर का ये सब कुछ देखकर मूड खराब हो जाता है और फिर वो येतियान की तरफ देखता सबको गधा बोलता है, जो कि सेम येतियान उसके बारे में सोचता था। और फिर येतियान वहाँ पर लियू शिंग को चीयर्स करने लगता है, गुड लक यू शिंग, गुड लक यू शिंग, तुम कर सकते हो। और ये सुनता दूर खड़ा लियू शिंग सोच रहा होता है, ये आखिर कैसा बंदा है जो मो शाओबे के सामने भी मुझे चीयर्स करने से नहीं डर रहा। अच्छा तो लग रहा है पर थोड़ी शर्म आ रही है। और क्योंकि वो दोनों लड़ने ही वाले होते हैं, उनके साइड में लगे पब्लिक अनाउंसमेंट माइक से आवाज आती है कि ट्रायल से पहले कोई लड़ाई नहीं, जो इस रूल को तोड़ेंगे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए लियू शिंग वहाँ से अपनी नाइफ को घुमाता हुआ मो शाओबे को एक वार्निंग देता है, जब हम मैदान में आएंगे मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। और वहाँ से जाने लगता है, जिसे सुनकर शाओबे पागलों की तरह हंसता हुआ कहता है, देखो तो भौंक कौन रहा है।
और फिर लियू शिंग येतियान के पास आता है और उसे कहता है कि बच्चे, तुमने मेरे लिए चीयर्स किया जिससे मुझे काफी खुशी मिली। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जो सुनकर येतियान उसे बताता है, मेरा नाम येतियान है और मैं 5th अकेडमी से हूँ। और साथ ही यूशिंग की बातों को इग्नोर करता येतियान उसके टैलेंट को चेक करने लगता है और उसे लियूशिंग का टैलेंट जो कि नाइफ टैलेंट था और साथ ही साथ एक मीडियम लेवल का टैलेंट। और फिर येतियान अपनी चाल को चलता उसके आगे अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, इस ट्रायल के बीच में शाओबे को सरपास कर जाओ। जो सुनकर येतियान की चाल से अनजान लियूशिंग खुशी से उसका हैंडशेक एक्सेप्ट करता है और कहता है, तुम्हें भी मेरी तरफ से गुड लक, जिंदा बच के वापस आना। और उनके हाथों के मिलते ही येतियान को नोटिफिकेशन आता है एबिलिटी कॉपी का और फिर ट्रायल भी शुरू हो जाता है और ट्रायल के बड़े से दरवाजे खुलने लगते हैं और सभी को अनाउंसमेंट से बताया जाता है कि 1st अकेडमी सबसे पहले एंटर करे। और फिर दरवाजों के खुलते ही 1st अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स अंदर को भागने लगते हैं और मो शाओबे भी अंदर चला जाता है। और फिर वहाँ बाहर खड़ा जियांग बाओ येतियान को वहाँ से कहकर जाने लगता है, मैं फिर अपनी टीम की तलाश करने चला, अब मैं तुमसे अंदर ही मिलूंगा येतियान। और फिर लंबी सांसें लेता लियू शिंग येतियान को कहता है, पहले 1st अकेडमी चले गई है, फिर 2nd अकेडमी यानी मेरी बारी, और फिर तुम्हारी 5th अकेडमी लास्ट अकेडमी होगी। सच में लोग हमेशा नंबर्स के साथ ही चलते हैं। और फिर वो येतियान को गुड बाय करता वहाँ से चला जाता है। और फिर अकेला होने के बाद येतियान वहाँ से भागता हुआ जंगलों की तरफ बढ़ता है ताकि वो लियू शिंग की कॉपी की गई एबिलिटी को अपने शरीर के साथ मर्ज कर पाए। और फिर एक जगह पे रुकने के बाद वो कहता है कि ये जगह छुपने के लायक लगती है। और फिर वो अपनी सामने स्क्रीन को ओपन करता है जिसमें मर्जेबिलिटी का ऑप्शन दिख रहा होता है, जिसे येतियान यस कर देता है। और अचानक ही येतियान को वो चुभती दर्द महसूस होना शुरू हो जाती है। वो दर्द तो काफी भयानक थी पर धीरे धीरे कर येतियान को इस दर्द को सहने की आदत बन रही थी। और फिर दर्द में तड़पता हुआ येतियान अपने मन में सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है, मुझे शक्तिशाली बनना पड़ेगा। और फिर कुछ टाइम तड़पने के बाद जंगलों में बैठा येतियान अपनी आंखें खोलता है और फिर वो अपने नाइफ टैलेंट से वो अपने हाथ में पकड़ी तलवार को टेस्ट करने लगता है। और जब वो हमला करता है वो अपने सामने के सभी पेड़ों को चीर कर आगे बढ़ जाता है। और फिर हम येतियान की स्टेटस विंडो को देखते हैं जिसके पास अब 3 टैलेंट थे। और फिर येतियान पूरा तैयार होकर वापस ट्रायल वाली जगह पर जाने लगता है। और फिर फाइनली ट्रायल में 5th अकेडमी के एंटर होने की बारी आ जाती है और फिर सभी 5th अकेडमी के बंदे और बंदियां अंदर जाने लगती हैं, जिनमें ही येतियान शामिल था। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि येतियान ट्रायल के अंदर आ चुका था और वो एक सुनाटे भरे रास्ते से गुजर रहा था और उसके पीछे से आ रही सांप की आवाज को वो नोटिस कर लेता है। और जब वो काफी बड़ा सांप उसके पीछे आ जाता है येतियान अपना हथियार निकालता है और हवा में उसकी ओर छलांग लगा देता है। और उससे पहले वो बड़ा सा ड्रैगन जैसे दिखने वाला सांप उसे कुछ कर पाता, येतियान अपने नाइफ टैलेंट का यूज करके उस सांप का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। और फिर वो सांप के काटे गए सर के पास जाकर उसकी आंखों को अपनी तलवार से निकालने लगता है, जिससे उसे एक पॉइंट मिल जाता है। और फिर वो उस आंख को अपने बैग में डाल लेता है और कहता है कि एक सैवेज बीस्ट काफी ज्यादा कमजोर होता है, पर ट्रायल का रूल ये है कि हम जितने सैवेज बीस्ट को मारेंगे हमारी रैंक उतनी ही बढ़ेगी, यानी इनको मारने के हमें पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब कि अभी येतियान को काफी मेहनत करना बाकी थी। और फिर येतियान हवा में कूदता हुआ और बीस्ट का शिकार करने निकल पड़ता है और हवा में छलांगे लगाते येतियान को किसी की मदद की आवाज सुनाई देती है। और येतियान एक जगह पर रुककर अपने नीचे की ओर देखता है और फिर उसकी नजर में आता है कि वो मदद मांगता हुआ इंसान और कोई नहीं बल्कि जियांग बाओ था। और जियांग बाओ जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन वो भेड़िए बिना तरस खाए जियांग बाओ पर कूद पड़ते हैं। लेकिन अहम समय पर येतियान एक बो निकालता है और उस बीस्ट पे निशाना लगा देता है, जिससे वो बीस्ट जियांग बाओ पर हमला करने से पहले ही मारा जाता है। और फिर येतियान डर से भरे जियांग बाओ के सामने एक बैडस लैंडिंग करता है और पीछे मुड़कर उससे पूछता है, क्या तुम मुझे ये सब पॉइंट्स दे सकते हो? लेकिन जियांग बाओ तो अपने ही डर में खोया येतियान को चिल्लाता कहता है, येतियान यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें टूथ वुल्फ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर येतियान अपनी स्पीड और नाइफ टैलेंट को एक्टिवेट कर हवा के साथ बहलता काफी ज्यादा तेजी से उन सभी बीस्ट को तेजी से चीर डालता है। और ये उसका 2 टैलेंट को साथ में एक्टिवेट कर एक कॉम्बो मूव था। और जियांग बाओ ये देख के तो काफी ज्यादा हैरान था कि उसका वो करीबी दोस्त जिसको वो हमेशा अपने से कमजोर मानता था वो इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। और फिर कुछ टाइम बाद हम येतियान को देखते हैं जो कि उन सभी बीस्ट के दांतों को निकाल रहा होता है। और वो पीछे मुड़कर एक बार सेफ्टी के लिए जियांग बाओ से पूछता है कि तुम पक्का श्योर हो ना, तुम्हें इनमें से कोई भी दांत नहीं चाहिए? पर जियांग बाओ उसे बताता है कि वो अब इस ट्रायल से हार मान चुका था क्योंकि उसके लिए ये ट्रायल काफी ज्यादा खतरनाक था और ये भी कि उसे फालतू में मरने का कोई भी शौक नहीं है। और वो कहता है, मेरे सभी टीममेट्स को भी काफी ज्यादा चोटें लगी हैं और मुझे उन सभी को बाहर लेकर जाना पड़ेगा। और येतियान भी उसकी इस बात को समझ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। पर जियांग बाओ उसे रोकता है और कहता है, येतियान इन जंगलों के बीच में एक नकली फीड्स बीस्ट है, तो अपना ध्यान रखना।
और फेक बीस्ट जो होते हैं वो नॉर्मल बीस्ट से ज्यादा खतरनाक होते हैं। और जियांगबो से ये भी बताता है कि वो बीस्ट 500 पॉइंट वर्थ का है, जिसे सुनकर ये तियान की हंसी रुक नहीं पाती। और फिर वो जियांगबो के पास आकर उसे पूछने लगता है कि आखिर किस रास्ते है वो, बताओ मुझे। और जियांगबो उसे बताता है कि वो साउथ ईस्ट की तरफ है। और ये तियान हद से ज्यादा तेजी से उस तरफ भागा चला जाता है, क्योंकि अगर वो बीस्ट उसे मिल गया तो ये तियान पक्का फर्स्ट आएगा। और फिर हद से ज्यादा तेज भागता है ये तियान एक जगह पर आकर रुक जाता है, क्योंकि उसके आसपास कई सारे अकेडमी के स्टूडेंट्स अधमरी हालात में पड़े थे। और अचानक ही ये तियान से थोड़ी दूर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ये तियान छलांगे लगाता वहाँ पर चला जाता है। और एक जगह पर रुककर वो देखता है उस बड़े से डरावने और खतरनाक फील्ड बीस्ट को, जो कि उन सभी स्टूडेंट्स के साथ अकेला ही लड़ रहा होता है। और उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में मो शाओबे भी था, जो कि अकेला उस बीस्ट के 500 पॉइंट पाना चाहता था। और शाओबे का गार्ड जो कि उसकी मदद कर रहा था अपने यंग मास्टर मो शाओबे से कहता है, यंग मास्टर इस बीस्ट का स्टैमिना ज्यादा नहीं बचा, बस थोड़ी देर और हम इसे मार सकते हैं। पर तभी वो बीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा होकर जोर से आवाजें लगाने लगता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मो शाओबे उस फेक बीस्ट पे हमला करने के लिए हवा में उड़ता है। और जब उसका हमला फेक बीस्ट पे सक्सेसफुली होता है, मो शाओबे को लगता है कि वो बीस्ट सक्सेसफुली मारा जा चुका है। पर तभी वो बीस्ट उसमें हमला कर उसे उड़ाकर कहीं दूर फेंक देता है। और शाओबे एक जगह टकराने के बावजूद भी ऊपर मुंह उठाकर हंसता कहता है, ये 500 पॉइंट्स मेरे ही हैं। और तभी वो बीस्ट हवा में से नीचे गिर जाता है। और ये तियान ऊपर दूर से सब कुछ देख रहा होता है और उसे भी लगता है कि मो शाओबे के हमले से वो बीस्ट मारा गया। और दूसरी तरफ शाओबे अपनी जगह से उठकर आ रहा होता है और उसका गार्ड शाओबे को एडवांस में कांग्रेचुलेशंस कहता है उन 500 पॉइंट्स को पाने के लिए। और शाओबे जोर से हंसता हुआ कहता है इस ट्रायल में मैं जीतूंगा मो शाओबे। पर अचानक ही वो गिरा हुआ बीस्ट अपनी जगह से उठ जाता है और उसका ऑरा भी बदलकर रेड से पर्पल हो जाता है। और वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और फिर सभी पर अपनी टेल से अटैक कर उन्हें हवा में उड़ा देता है। और इस चीज को ब्लड बर्स्ट कहते थे। और वो बीस्ट अपनी जगह से उड़ता जाने लगता है। फिर मो शाओबे जोर से चिल्लाता सभी को बताता है, ये कोई फेक बीस्ट नहीं है, बल्कि एक असली फील्ड बीस्ट है। और उसका पॉइंट प्राइस 500 नहीं बल्कि 1000 पॉइंट्स है। और सभी ये सोचकर उस बीस्ट के पीछे भागने लगते हैं कि जिसने भी उसे पकड़ा वो ये ट्रायल आसानी से जीत जाएगा। और मो शाओबे भी ये नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी इतनी मेहनत के बावजूद उसका क्रेडिट कोई और ले जाए। और फिर बिल्डिंग पे खड़ा ये तियान इन सभी इवेंट्स को होता हुआ देखकर खुश हो जाता है और कहता है, मुझे माफ करना एवरीवन, पर तुम मेरे से ज्यादा तेज नहीं हो। और फिर वो अपने स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर उसकी मैक्सिमम पावर को यूज करता है एंड देन उस बिल्डिंग से उछलता वहाँ से चल पड़ता है। और फिर काफी तेजी से कुछ ही टाइम में वो एक जगह के पास आकर लैंड करता है। और फिर जमीन में लगे एक पर्पल से दाग को देखकर उसे पता चल जाता है कि वो बीस्ट उसके सामने वाली एक बिल्डिंग के अंदर छुपा था। और फिर ये तियान हंसता हुआ कहता है, ये 1000 पॉइंट्स तो पक्का मेरे हैं। और फिर ये तियान उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और अपने आसपास की गंदगी को देखता हुआ कहता है, स्नेक मॉन्स्टर की स्मेल तो यहाँ पर हर जगह फैल रखी है। और फिर ये तियान उस जगह से आगे बढ़ता है और उसकी नजर में आता है बहुत से ज्यादा बड़ा सा स्नेक बीस्ट जो कि कुछ पी रहा था। और ये तियान को ये देख इतना तो पता था ये जो भी पी रहा है नॉर्मल चीज तो नहीं हो सकती। लेकिन ये तियान अपनी तलवार को बाहर निकालता कहता है, जो भी है मैं इस चीज के बारे में इसको मारने के बाद सोचूंगा। और फिर वो तेजी से वहाँ से निकलता है, पर वो बीस्ट उसे नोटिस कर लेता है और ये तियान के अटैक से पहले ही वो उसे डॉज कर अपना हमला करता है, जिससे ये तियान बाल बाल बचता है और हवा में उड़ता घूमता हुआ गिरने लगता है। पर हवा में ही वो अपना बो निकालता है और निशाना लगाकर उस बीस्ट की आंखों में तीर मारता है। और हवा से नीचे आकर वो अपने बो को फेंकता है और अपनी तलवार को पकड़ लेता है और तेजी से उस बीस्ट की ओर जाने लगता है। और वो बीस्ट फिर से एक बार ये तियान पे हमला करता है, पर इस बार ये तियान उस हमले से बच अपनी तलवार को उस बीस्ट में घुसा देता है। और फिर अपनी पूरी ताकत से वो अपनी तलवार को उसके शरीर को काटता हुआ ऊपर ले जाने लगता है और उस पूरे बीस्ट को आधा आधा चीर डालता है। और फिर हवा से नीचे आकर वो कहता है, ये फील्ड बीस्ट तो सच में शक्तिशाली था। अगर मो शाओबे और बाकी से पहले से ना थकाते तो मेरे तो एल लग जाते। और फिर इन फालतू बातों को छोड़ वो देखता है उस हवा में लटकी हुई चीज को जिसे वो फील्ड बीस्ट पहले पी रहा था। और फिर ये तियान उसमें से आने वाला लिक्विड अपनी बोतल में डाल लेता है और फिर अपनी तलवार से उस बीस्ट की आंखें भी निकाल लेता है, जो कि 1000 पॉइंट्स वर्थ थी। और ये तियान को ये भी पता था कि एक फील्ड बीस्ट का ब्लड कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए वो यहाँ आए थे। इसीलिए वो अपने बैग से और बोतल्स निकालता है और उस फील्ड बीस्ट के ब्लड से भरने लगता है। और सभी बोतल उस ब्लड से भरने के बाद वो देखता है उसी चीज को जो कि उसे समझ नहीं आ रही थी। पर वो चीज जो भी हो वो
उसे मोशाबे के हाथों थोड़ी ना छोड़ सकता था, इसीलिए वो उसे काट लेता है और फिर उन सब चीजों को अपने बैग में डालकर कहता है अब जीत तो मैं जाऊंगा ही, तो यहाँ से चलने का टाइम आ गया है। और फिर जब मोशाबे और बाकी वहाँ पर पहुँचते हैं वो सभी देखते हैं बिना आंखों के बीस्ट को, जिसका खून तक किसी ने नहीं छोड़ा था। और शाबे का गार्ड उसे कहता है यंग मास्टर, इस बीस्ट का तो सिर्फ शरीर ही बचा है, अब हम इसका क्या करें। और मोशाबे गुस्सा होता जोर से चिल्लाता है आखिर कौन था जिसने मेरे 1000 पॉइंट छीन लिए। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं येतियान को, जो दूर की एक बिल्डिंग पे से खड़ा देख रहा होता है मोशाबे और बाकी लोगों को उस बिल्डिंग से बाहर आता। और मोशाबे से उसका गार्ड पूछता है यंग मास्टर, जिस भी बंदे ने आपके पॉइंट्स चुराए हैं वो पक्का छुप गया होगा, आपको क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए। जिसके रिप्लाई में शाबे उसे कहता है तलाशी लो, इस जगह के आसपास हर एक बंदे की तलाशी लो, हम उसको जाने नहीं देंगे। और दूर बिल्डिंग की छत पर खड़ा येतियान, जो कि ये सब कुछ सुन रहा था, कहता है लगता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए छुपना पड़ेगा। और फिर स्पीड टैलेंट को यूज कर उस जगह से उड़ता चला जाता है और हवाओं में स्पाइडर जैसे कूदता येतियान सोच रहा होता है मैं फिलहाल तो छुप सकता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं। जब 3 दिन बाद पॉइंट्स दिखाने की बारी आएगी, मेरे पॉइंट्स को देखकर सभी को पता चल जाएगा कि उस बीस्ट को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। और फिर उस तेज बारिश में रुकता कहता है मुझे इन 3 दिनों में कल्टीवेशन कर 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 जितना शक्तिशाली बन सकता हूँ बनना पड़ेगा। और वो एक ऐसी जगह पे आ चुका था जो ज्यादा दिखती वगैरह नहीं थी। और फिर वो अपना सामान वगैरह नीचे उतारता है और उस बेस्ट के ब्लड की बोतल बाहर निकालता है और फिर उसे पीने लगता है। और उसका एक घुट पीते ही वो कहता है इतना गंदा टेस्ट। लेकिन गंदे टेस्ट से रोने के बावजूद भी वो अपनी सिस्टर के लिए उसे जबरदस्ती पीने लगता है। और दूसरी तरफ स्कूल में हम देखते हैं ये यूं चीख मार रही होती है और कहती है आखिर मेरे बारे में कौन सोच रहा होगा। और फिर अपने मन में अपने भाई येतियान की चिंता करने लगती है। और यहाँ येतियान की कल्टीवेशन स्पीड पहले से 4 गुना बढ़ चुकी थी। और वो कहता है तभी चैंगंग और बाकी कल्टीवेशन में आगे पहुँचे, क्योंकि उनके पास तो टैलेंट के साथ साथ ऐसे रिसोर्सेज थे। और फिर येतियान खुशी से अपने भरे हुए बैग की तरफ देखता है और कहता है मैं इन 2 दिनों में बहुत ही ज्यादा ट्रेन हो जाऊंगा। और फिर 3 दिन बाद जहाँ सब एक एक कर अपने पॉइंट्स चेक करवा रहे थे और वहाँ पर काफी लोग थे जिनके सिर्फ 5 या 10 पॉइंट थे, पर फिर वहाँ ली यूशिंग आता है और अपने बैग को आगे कर थोड़ा फ्लैक्स मारते हुए कहता है मिस जरा मेरे पॉइंट्स गिनना, जो कि टोटल 195 पॉइंट्स थे। और बाकी सभी लोग तो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। पर तभी उससे भी बड़ा सरप्राइज ले वहाँ पर मोशाबे आता है अपने गार्ड को साथ में लेकर और ली यूशिंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है बस इतने ही पॉइंट्स, चलो तुम्हारी औकात के हिसाब से ठीक है। और उसे चिढ़ा कर कहता है और इतने पॉइंट के साथ तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चैलेंज देने के लायक हो। और फिर मोशाबे अपने बैग को टेबल पे उल्टा कर कहता है जरा मेरे पॉइंट्स गिन कर देखो, जो कि टोटल 427 पॉइंट्स थे। और सभी लोग मोशाबे की तारीफ करने लगते हैं और ली यूशिंग उस पे गुस्सा होते हुए कहता है तुमने पक्का ये पॉइंट्स किसी और से चुराए हैं। लेकिन मोशाबे को इस बात पे मान था और वो कहता है तो क्या हुआ, ये मैंने अपनी मेहनत से चुराए हैं। और लड़कियां शाबे को घेर कर उसे कांग्रेचुलेशंस करने लगती हैं फर्स्ट प्लेस आने के लिए। पर शाबे कहता है अभी तो फर्स्ट प्लेस वाला आया भी नहीं। और फिर उनका टीचर वहाँ आकर पॉइंट्स गिन रही लेडी को कहता है क्या सभी के सभी बच्चे जिंदा लौट आए हैं या नहीं। और वो लेडी भी कहती है नहीं, लेकिन अगर वो ना लौटे तो वो मर चुके होंगे, मतलब कि अब कोई ना आया तो फर्स्ट प्लेस तो मोशाबे की हो जाएगी। पर उनकी काली जुबान की नजर उन्हें खुद लग जाती है कि वहाँ से कोई आ रहा होता है, जो कि बेशक येतियान था। और फिर तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि येतियान अपने पॉइंट्स चेक करवा रहा था और वो लेडी येतियान के पास उस फियर्स बीस्ट की आंखों को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। और फिर येतियान उस लेडी से अपना टोटल स्कोर पूछता है और फिर वो लेडी येतियान के पॉइंट्स बताती है, जो कि टोटल 1163 थे, मतलब कि ऑफ कोर्स येतियान इस ट्रायल में फर्स्ट आया था। और फिर येतियान को उसका प्राइस यानी वो 3 फियर्स बीस्ट के ब्लड से बनाई पोशंस की बोतल मिल जाती है और साथ ही साथ 1 लाख रुपए कैश का इनाम भी। और जियांग बाओ भी वहाँ पर मौजूद येतियान की तारीफ कर रहा होता है, शाबाश येतियान। और ली यूशिंग भी ये देखकर थोड़ा हैरान होता है, पर मोशाबे तो खुश था क्योंकि उसका चोर सामने आ चुका था। और वो दूध खड़ा कहता है वाह, तो चोर बस एक ट्रैश था, वो भी 5th अकेडमी से। और फिर मोशाबे अपने बॉडीगार्ड को चिल्लाता कहता है इसका बैकग्राउंड चेक करो और पता लगाओ ये कहाँ से आया है और कहाँ रहता है। और दूसरी तरफ जियांग बाओ सभी को प्राउड से सुना रहा होता है कि येतियान 5th अकेडमी से है और उसे ना इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी।
और फिर यांग बाओ अपने टीचर के पास जाता है और कहता है, टीचर खुश हो जाओ, ये तियान ने 5th अकेडमी का नाम रोशन कर दिया। पर उनका टीचर हमेशा की तरह अपने एटीट्यूड में कहता है, बेवकूफ बच्चा, मो शाबे के खिलाफ जाकर उसने पूरी मो फैमिली को ऑफेंड किया है। अब तुम पक्का अपने इस प्यारे दोस्त को जल्द ही टुकड़ों में पाओगे। और फिर हमें ट्रायल की टॉप 3 रैंकिंग देखने को मिलती है और फिर उन तीनों को स्टेज के ऊपर चढ़कर फोटो खिंचवानी होती है, क्योंकि ट्रायल खत्म होने के बाद ये उन्हें कंग्रेचुलेट करने का तरीका था। स्टेज के नीचे से तो सब उन्हें कंग्रेचुलेशंस कर रहे थे, पर स्टेज के ऊपर तो कुछ अलग ही सीन चल रहा था। मो शाबे ये तियान को वार्निंग देता हुआ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज पे हक जमाने की। पर ये तियान उसकी बातों पे नहीं भटकता और पास ही उन दोनों के खड़ा ली यूशिन कहता है, मो शाबे भूल गए क्या तुमने मुझे पहले क्या कहा था। ये तियान ने भी इसे अपनी मेहनत से चुराया है, तो इसमें आखिर प्रॉब्लम ही क्या है। और फिर मो शाबे इसे सुनकर हंसता हुआ कहता है, अपनी मेहनत से, तो मुझे बताओ हम दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली लगता है तुम्हें। और फिर ये तियान इस बात का जवाब देता है, शायद हमें एक मैच से पता चल जाए, लेकिन सिर्फ तब भी अगर यंग मास्टर मो शाबे लड़ना चाहेंगे तो। और मो शाबे को ये तियान की बातें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और ये तियान तो अपने मन में सोच रहा होता है, जब ऐसा बंदा मेरे पीछे पड़ चुका है तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, बस शक्तिशाली होने के अलावा। और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये तियान अब घर आ चुका है और फिर ये तियान को दरवाजे पे देख ये यूं भागती हुई सीधा ये तियान के गले लग जाती है, क्योंकि उसे काफी दिनों से ये तियान की चिंता हो रही थी। फिर ये तियान से पूछती है, तुम इतनी लेट घर आए आखिर क्यों, और क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। और फिर चेक करने लगती है कि ये तियान हर जगह से सही सलामत तो है ना। पर ये तियान उसे समझाता है और खुशी से येयू को कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है येयू। और फिर रूम में जाकर उसे वो इनाम दिखाता है जो उसने प्राइज में जीता था। और येयू तो इतने पैसों को देखकर कहती है, वाओ आपने अपनी शादी लायक पैसे जोड़ लिए। पर ये तियान चिढ़ते हुए उस बात को मना करने लगता है और कहता है, नहीं पागल, ये बेशक तुम्हारे स्कूल के खर्चों के लिए है। और फिर येयू एक बोतल को उठाकर कहती है, आखिर ये क्या है। और उस बोतल में वही चीज का लिक्विड था जिसे वो फीस बीस्ट पी रहा था और जिसके बारे में ये तियान को खुद कुछ नहीं पता था। और ये तियान उसे बताता है, मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं ये बुक लेकर आया हूँ। और फिर ये तियान उस बुक को खोलकर पढ़ने लगता है और येयू भी उसके पास आकर बैठ जाती है। और फिर ये तियान को आखिर उस चीज के बारे में पता चल ही जाता है जो कि लिक्विड ऑफ द अर्थ कोर था। और ये तियान अपने मन में सोचता है कि वो स्नेक पक्का इसके सहारे अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर रहा था और वो इस चीज से हैरान था कि इस चीज में कितनी ज्यादा पावर थी। और फिर ये तियान को उसके ख्यालों से जगाती है और उसके सामने वो बोतल करते हुए कहती है, ये लो, ये तुम्हारी लेवल अप करने में मदद करेगा। पर ये तियान उसे पीने से मना करता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम शक्तिशाली बनो, अब इसे चुपचाप पी लो। और उसकी इस बात को सुनकर ये शौक होते हुए कहती है, क्या इसे मैं पीऊं। और तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये तियान को बताती है, मैंने उसे पी तो लिया पर मैं अभी तक अवेकन नहीं हुई। और उस बोतल को उठाकर कहती है, क्या ये वेस्ट तो नहीं चली जाएगी। और ये तियान अपने सिस्टम की विंडो को ओपन करता है ताकि वो येयू का स्टेटस चेक कर पाए। और अब वो देख पाता है कि अब येयू का टैलेंट एकदम बीच का लेवल है और उसके पास आइस टैलेंट था जो कि अभी अवेकन नहीं हुआ था। और साथ ही साथ उसकी कल्टीवेशन की स्पीड 2nd क्लास हो गई थी। और ये तियान ये देख अपने मन में सोच रहा होता है, इसका टैलेंट 2nd क्लास है और अगर इसने होर अर्थ कोर का लिक्विड पिया वो पक्का और इम्प्रूव हो पाएगा, पर कितना होगा ये हमें नहीं पता। और ये तियान को ख्यालों से जगाती हुई येयू उसे एक सजेशन देती है, ब्रदर अगर हम इतनी पावरफुल आइटम को बेच डालें तो हमें पक्का काफी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। पर बेशक ये तियान इस बात से मना कर देता है और येयू के पास वो बोतल करता कहता है, मुझे बहुत अफसोस होगा अगर तुमने इसे पूरा नहीं पिया। फिर ये तियान येयू का मुंह जबरदस्ती खोलकर उसे वो लिक्विड पिलाने लगता है और जब येयू वो पूरा लिक्विड पी जाती है ये तियान उसे उसका टेस्ट पूछता है और नीचे मुंह झुकाए येयू थोड़ा सा खांसती है और फिर ये तियान को बताती है, ये काफी गर्म और अच्छा है। पर ये तियान उसके रिप्लाई में ज्यादा ध्यान ना देते हुए इस बात से शौक था कि इसे पूरा पीने के बावजूद भी येयू का कल्टीवेशन लेवल स्टिल 2nd क्लास था। और फिर येयू ये तियान को बताती है कि वो काफी ज्यादा थक चुकी है और इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए सोने जा रही है। और ये तियान फिर से अपने ख्यालों में डूब जाता है और सोचता है, शायद अभी इसका असर शुरू नहीं हुआ, चलो मैं थोड़ी देर का सब्र तो रख ही सकता हूँ। और 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि येयू तो सोफे पे सो रही थी लेकिन ये तियान कल्टीवेशन कर रहा होता है। और तभी ये तियान को अपने पीछे से एक टैलेंट का ऑरा महसूस होता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है उसके सामने येयू की बॉडी चमक रही होती है। और फिर जब वो अपने सिस्टम से उसका लेवल चेक करता है वो हैरान हो जाता है ये देख करके उसका कल्टीवेशन टैलेंट अब मीडियम हो गया था, यानी वो सीधा 2 स्टेज बड़ा था। और ये तियान तो इस बात से पक्का श्योर हो जाता है कि एक मीडियम टैलेंट और रेयर आइस मैजिक के साथ येयू पक्का भविष्य में एक टॉप लेवल की वॉरियर बनेगी। और फिर ये तियान उस फीस बीस्ट के ब्लड की बोतल को उठाकर कहता है, अब आ जाओ मैदान में मो शाओबे, मैं तुमसे हारने वाला नहीं। और फिर
फिर रात होने पे वो उन ब्लड्स की बोतल को पीने लगता है और कहता है, छी इसका टेस्ट तो और भी बेकार है। और साथ ही साथ कुछ नमकीन खाते हुए कहता है, ये नमकीन कितनी स्वादिष्ट है, मैं केव में फंसा हुआ तब से इन्हें खाना चाहता था। और फिर क्योंकि उसने ब्लड पी लिया था, अब वो कल्टीवेशन करने लगता है और साथ ही वो क्यूरियस था कि वो मीडियम लेवल के बीस्ट के ब्लड से आखिर कितना कर इम्प्रूव हो पाएगा। और फिर अचानक ही कल्टीवेशन करते करते वो पहले से 8 गुना ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है और वो कहता है, इस बीस्ट के ब्लड के इफेक्ट्स तो काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर मेरे पास और ब्लड हो तो मैं 1 महीने में एक वॉरियर बन सकता हूँ। लेकिन येतियान के पास उस ब्लड की सिर्फ 2 बोतल्स और पड़ी थी, पर वो और ज्यादा ब्लड पाना चाहता था। और फिर 10 दिन बाद हमें 5th अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अकेडमी के अंदर जंगल में येतियान कल्टीवेशन कर रहा होता है। और तभी भागता भागता जियांग बाओ उसके पास आता है और उसे कहता है, येतियान अब हम क्या करें, मोशाबे मोशाबे। और फिर उस हफ्ते हुए जियांग बाओ से येतियान पूछता है, क्या वो यहाँ आ चुका है। पर जियांग बाओ इस बात को टालता है और बताता है, वो वॉरियर स्टेज पर पहुंचने वाला है और उसके बाद वो पक्का तुमसे बदला लेगा। पर येतियान बिना टेंशन के वापस बैठ जाता है और बताता है, बस मुझे लगा था कि वो यहाँ पर आ गया। और फिर येतियान मन में सोच रहा होता है, मैंने जब पहले देखा था उसका स्टेज लेवल मीडियम था, मतलब उसे कम से कम भी महीना चाहिए एक वॉरियर बनने को। और फिर येतियान जियांग बाओ को चिंता न करने को कहता है, क्योंकि येतियान भी ट्रेनिंग ही कर रहा था। और जियांग बाओ चिल्लाता कहता है, तुम मूर्ख हो क्या, वो एक अमीर फैमिली से है, मतलब उसके पास हर एक तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और दूसरी तरफ तुम, जिसकी वो 3 बोतलें भी खत्म हो चुकी होंगी। और जियांग बाओ येतियान को चिंता में कहता है, अब सब कुछ खत्म, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रख लूंगा। और येतियान जानता था कि वो एक वॉरियर तो नहीं बना, पर स्पीड टैलेंट और नाइफ टैलेंट को एक्टिवेट कर वो पक्का एक वॉरियर को हराने के काबिल था। और फिर हमें दूसरी तरफ मो फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े से महल को, और उस बड़े से महल के अंदर बड़े से कमरे के बड़े से दरवाजे को तोड़ता हुआ मो शाओबे बाहर निकलता है। और उसके बाहर आते ही उसका बॉडीगार्ड उसे कंग्रेचुलेशंस करता है वॉरियर स्टेज पे आने के लिए। और तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मो फैमिली के किले के अंदर शाओबे का गार्ड उसे कंग्रेचुलेशंस करता है वॉरियर स्टेज पे पहुंचने के लिए। और शाओबे जो कि मेड से अपने कपड़े चेंज करवा रहा होता है, और तभी वहाँ पर शाओबे का डैड भी आ जाता है और शाओबे की तारीफ करता है एक वॉरियर बनने के लिए। और शाओबे अपने फादर को कहता है, चिंता मत कीजिए फादर, मैं मो फैमिली का नाम कभी भी झुकने नहीं दूंगा। और शाओबे का फादर मो एन इस बात से खुश था और वो शाओबे को बताता है कि उनके एल्डर्स ने शाओबे के लिए एक तोहफा तैयार करने को कहा है। और शाओबे अपने पिता के आगे झुककर उन्हें शुक्रिया करता है। और शाओबे का फादर अपने गार्ड को कहता है अंदर जाकर ये चेक करने के लिए कि खाना अभी तक बना है या नहीं। और जब वो गार्ड ये करने वहाँ से जाने वाला होता है, मोएन उसे रोक लेता है और कहता है, रुको, मैं खुद दे जाता हूँ। और शाओबे को ये बताकर, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनवाई हैं, ताकि आज के दिन तो हम इस दिन को सेलिब्रेट कर पाएं। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और उसके फादर के जाने के बाद ही शाओबे अपने गार्ड को पूछता है कि तुमने वो चेकिंग कर ली जो मैंने तुम्हें पहले कहा था। और अपना सिर हिलाता हुआ उसका गार्ड उसे बताता है, जी हाँ यंग मास्टर, उस बच्चे के कोई पेरेंट्स नहीं है और ना ही उसका कोई सहारा, हम उसे जैसे मर्जी तड़पा सकते हैं। और मो शाओबे उस कमरे से निकलता हुआ कह रहा होता है, ओह तो वो बस एक क्रैश था, वो भी बिना किसी बैकग्राउंड के। और फिर मो शाओबे अपने गार्ड को एक ऑर्डर देता है, तो एक काम करो, उसे किसी के हाथों से मरवा दो। और ये सुनकर उसका गार्ड उसे समझाने की कोशिश करता है, यंग मास्टर, अगर हमने उसे मरवा दिया, हमारी जैसी शक्तिशाली मो फैमिली को भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और शाओबे हंसता हुआ अपनी ड्रिंक को पीता हुआ कहता है, तो फिर एक शैडो किलर को हायर करो। और उसका गार्ड उसे पूछता है, यंग मास्टर, शैडो किलर को हायर करने के लिए लाखों से ज्यादा खर्चा आएगा, क्या हमें उस नादान बच्चे को मारने के लिए इतना खर्चा उठाना चाहिए? और ये सुनकर शाओबे अपने गार्ड का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ सच में, एक सर्वेंट हमेशा एक सर्वेंट ही रहेगा। और हंसता हुआ अपनी ड्रिंक को पीता कहता है, क्या तुम जानते हो, इतने शक्तिशाली और टैलेंटेड स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी कुछ ही फैमिली के स्टूडेंट्स टॉप में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम आम फैमिली के जीनियस को टपका डालते हैं। और उसका मतलब ये था कि 5th अकेडमी एक कमजोरों की जगह है, जो कि बाकी अकेडमीज की गुलामी करने के लिए है। और फिर हमें 5th अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जंगलों में येतियान अपने नाइफ और स्पीड टैलेंट को साथ में एक्टिवेट कर ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर अपनी तलवार से कुछ पत्थरों को काट कर वो आसमान की तरफ देखता है, लगता है कि आज बारिश होने वाली है, अब मुझे घर जाना चाहिए। और फिर हम येतियान को बारिश में घर जाते हुए देखते हैं। और फिर एक जगह पर आकर वो अचानक ही रुक जाता है और अपने सामने लगी पाइपलाइन के ऊपर देख रहा होता है। और उसे वहाँ दिख रही होती है एक स्क्रीन
जो कि लोगों का स्टेटस चेक करने के लिए होती है। पर सवाल ये था कि आखिर वो वहाँ पर क्यों थी। और फिर ये ध्यान उस स्टेटस विंडो पर लिखी चीज पढ़ता है और उसे पढ़कर साफ साफ ये ध्यान को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई शैडो टैलेंट वाला बंदा था। पर उस बेचारे को क्या पता कि ये ध्यान के पास ये सिस्टम था। और अचानक ही ये ध्यान देखता है कि वो सिस्टम वहाँ से गायब हो जाता है, यानी वो बंदा ये ध्यान पर अटैक कर रहा था। और फिर ये ध्यान उस हमले से बचता हुआ अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उस हमले को ब्लॉक कर लेता है। और फिर वो बंदा वहाँ से फिर से गायब हो जाता है। और ये ध्यान पीछे हटकर पूछता है, आखिर तुम हो कौन? जिसके रिप्लाई में वो शैडो टैलेंट वाला बंदा कहता है, कोई जो तुम्हारी जान लेने यहाँ पर आया है। और ये ध्यान ये सोच रहा होता है कि क्या ये कोई असासिन है जो मो शाओबे ने भेजा हो। पर उसे ये बात समझ नहीं आती। एक वॉरियर बनने के बावजूद भी वो उसे खुद लड़ने क्यों नहीं आया। फिर वो असासिन हवा में पीछे से आकर ये ध्यान पर हमला करता है, पर ये ध्यान उसे ब्लॉक कर लेता है और फिर से वो असासिन गायब हो जाता है। और फिर तभी ये ध्यान के पीछे से आकर उस पे हमला करता है, जिससे ये ध्यान भी बाल बाल अपने स्पीड टैलेंट के कारण बचा। और वो शैडो टैलेंट वाला बंदा कंफ्यूज था, आखिर ये चेला होकर भी इतना तेज कैसे है। और फिर ये ध्यान अपने स्पीड टैलेंट का यूज कर उसके पास आता है और उसे अपनी तलवार से काटने की कोशिश करता है। पर अहम समय पर वो शैडो टैलेंट वाला बंदा उसके हमले से बच जाता है और फिर से अपने आप को गायब कर लेता है। लेकिन क्या फायदा था, बाकी लोगों को ये एबिलिटी प्रॉब्लम देती होगी पर ये ध्यान के लिए नहीं, क्योंकि उसे तो उस बंदे की स्टेटस स्क्रीन दिख रही थी। और ये ध्यान पे वो चुपचाप हमला करता, उससे पहले ही ये ध्यान उसे अपनी तलवार से चीर डालता है और शैडो टैलेंट वाला बंदा जमीन पे घायल होकर गिर जाता है और हैरान होकर कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? एक लाइट लेवल का वॉरियर भी इस टैलेंट को नहीं देख सकता, तुमने आखिर ये कैसे किया? और फिर ये ध्यान उसके पास आता हुआ उसे कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो? पर पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? पर जब ये ध्यान उसके पास आ जाता है, वो बंदा अपने डैगर से ये ध्यान को काटने की कोशिश करता है, पर ये ध्यान अहम समय पर हवा में कूद जाता है और वापस जमीन में आकर वो स्पीड टैलेंट से तेजी से जाकर उस बंदे का सीना चीर डालता है और उससे लास्ट टाइम पूछता है, आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? और वो शैडो टैलेंट वाला बंदा अपनी आखिरी सांसें लेता कहता है, तुम सबसे शक्तिशाली बंदे हो अपनी स्टेज पे, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, मो शाओबे। और ये कहकर वहीं जमीन पर गिर जाता है और बारिश में गुस्से से बहल रहा ये ध्यान चिल्लाता है, मो शाओबे, और नीचे झुककर उस बंदे की एबिलिटी को कॉपी कर लेता है और साथ ही साथ मर्ज भी। और अब ये ध्यान के पास टोटल 4 टैलेंट थे और वो तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस खतरनाक बारिश के मौसम में ये ध्यान एक जंगल में जाकर उस शैडो वाले बंदे को दफना रहा होता है। और उस कड़कती बारिश में उसे दफनाने के बाद वो वहीं बैठा सोच रहा होता है, इंसान पत्तियों की तरह नहीं होने चाहिए कि हवा के तेज बहाव से उड़कर झड़ जाए। अब से मैं ये ध्यान एक इंसान की तरह जीऊंगा। और अपनी जगह से उठता हुआ वो कहता है, मैं अपनी इस दी गई जिंदगी में हवा और बरसात की तरह बनूंगा, ना कि टूटे हुए पत्तों की तरह। और फिर कुछ टाइम बाद हम ये ध्यान को उसके घर पर देखते हैं, जो कि शावर ले रहा होता है। और नहाकर बाहर आने के बाद वो अपने कपड़े डालता है और आराम से सोफे पर बैठ जाता है और अपने सामने वाले टेबल पर उस शैडो टैलेंट बंदे से चुराया सामान रख देता है, जो कि काफी खास खास चीजें थी। और पहले तो वो उन तलवारों को उठाकर देखता है, जिसका ब्लेड ये ध्यान के ब्लेड से काफी ज्यादा ताकतवर था। और सभी पैसे वाले कार्ड्स के पैसे मिलाकर वो गिनता है तो उसके पास टोटल 40 लाख रुपए थे। और वो हंसते हुए कहता है, मो शाओबे, तुम्हारे दिए गए पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा मैं। और एक बुक को उठाकर उसे पढ़ता है, जिसमें ब्रॉन्ज लेवल शैडो नाइफ की टेक्निक्स लिखी थी। और वो उससे पहले चैप्टर 1 पढ़ना शुरू ही करता, उसका ध्यान भटकता है बाहर जोर से गरज रहे बादलों पर। और उसे याद आता है कि ये अभी तक घर नहीं आई। और वो उस बात से घबरा कर उसे ढूंढने जाने लगता है। और ये घबराने की बात इसीलिए थी क्योंकि अगर मो शाओबे ने ये ध्यान के पीछे असासिन भेजा था तो इसका मतलब कि उसे ये ध्यान के बारे में सब कुछ पता था। मतलब कि हो सकता है उसने येयू के पीछे भी असासिन भेजा हो। और फिर रूम के बाहर लटक कर वो अपने स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करता है और वहाँ से छलांग मारकर तेजी से उठता हुआ येयू को ढूंढने निकल पड़ता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं येयू के मिडिल स्कूल को। एंड ऑफ कोर्स बारिश की वजह से सभी लोगों ने अपने हाथ में छाते पकड़े हुए थे। और तभी वहाँ पर हवा से कूदते हुए ये ध्यान की एंट्री होती है और वो वहाँ भागता हुआ येयू को ढूंढने लगता है। और तभी ये ध्यान की पीठ पर कोई छाता रखता हुआ कहता है, हिलना मत। पर तभी ये ध्यान स्पीड टैलेंट से उस पर्सन के पीछे आ जाता है और उसे ये सेम वार्निंग देता है, तुम हिलना मत। और अनजाना पर्सन अपनी शक्ल रिवील करता हुआ कहता है, भैया ये मैं हूँ येयू। और बेचारे ये ध्यान के साथ प्रैंक हो जाता है और इस सदमे से बाहर आता वो येयू को डांटता है, आखिर तुम इतनी लेट क्यों हो गई? और वो उसे बताती है कि आज उसकी क्लीनिंग की ड्यूटी थी। और वो ये ध्यान से पूछती है, भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतनी बारिश में ना ही अम्ब्रेला लेकर आए हो और ना ही जूते डालकर। और ये ध्यान इस पूरे मैटर को कुछ पार्ट्स को स्किप करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है। और तभी स्कूल के पास ही हम देखते हैं कि मो शाओबे अपनी कार की खिड़की खोलकर
कर नीचे को करता है और कहता है ये अभी तक जिंदा क्यों है। एंड ये तो पक्का था वो यहाँ पर येयू पर नजर रख रहा था। और फिर रास्ते में जाते हुए वो कुछ सॉसेज लेते हैं और उसे खाते खाते घर को बातें करते हुए जाने लगते हैं। और ये त्यान नोटिस करता है कि उनका कोई पीछा कर रहा था। और फिर जब वो दोनों घर भी आ जाते हैं, ये त्यान छत से बाहर देखता है तो उसे नीचे एक ब्लैक कलर की कार दिखाई देती है जो कि उसके घर के पास ही रुकी हुई थी। और ये त्यान को अंदर खाना खाने के लिए बुलाने लगती है और ये त्यान अंदर खाना खाने चला जाता है। और फिर अगले दिन हम येयू को उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ उसका टीचर उसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने को कहता है और येयू भी खड़ी होकर वो करने लगती है। और उस स्कूल के पास ही एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर ये त्यान खड़ा होता है येयू की निगरानी करने के लिए। और फिर ये त्यान अपनी साइड की पार्किंग में देखता है तो उसे वो ब्लैक कार अब भी वहीं पर दिखाई देती है। और ये त्यान ये देख कर कहता है पूरे 3 दिन हो चुके हैं, इन लोगों की सच में हिम्मत हुई येयू को नुकसान पहुँचाने की। अब ये लोग हद पार कर चुके हैं। और फिर ये त्यान देखता है कि वो कार वहाँ से जाने लगती है और ये त्यान उस कार का पीछा करने के लिए उस बिल्डिंग से कूदता हुआ अपने स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करता है और तेजी से उस कार का पीछा करने लगता है। और फिर जब वो कार एक ठिकाने पर पहुंच जाती है, ये त्यान भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है और उस कार में बैठा बंदा उस फैक्ट्री जैसी जगह के अंदर जाने लगता है। और उस जगह के अंदर तो पहले ही एक लोन लिए गए बंदे की कुटाई चल रही होती है। और फिर मोशाबे को दूर से आवाज लगाता उसका बॉडीगार्ड अंदर आ जाता है और येयू के पीछे भी वहीं लगा हुआ था। और ये त्यान शैडो टैलेंट का यूज कर अपने आप को छिपा कर उनकी ये सब बातें सुन रहा होता है। और मोशाबे उसको पूछता है तो क्या शैडो असॉसिन की कोई भी खबर मिले। और उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है नहीं यंग मास्टर, लेकिन मैं जितनी जल्दी हो सके उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और फिर शाओबे अपने बॉडीगार्ड से पूछता है जो भी हो तुम्हें उसकी बहन का क्या करना है पता चला। और उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है दरअसल यंग मास्टर, पहले मैं उसे मेरे जेल से वापस आ रहे दोस्त के हाथों छोड़ने की सोच रहा था, पर अब लगता है कि मुझे खुद ही इस मैटर को संभालना पड़ेगा। और शाओबे गुस्से में अपने बॉडीगार्ड के पेट में एक घुसंड मारता है और उसका बॉडीगार्ड नीचे ढेर होकर जमीन पर गिर जाता है। और मोशाबे उसे कहता है ये तुम्हारी पनिशमेंट थी अपना काम अच्छे से ना करने के लिए। और तभी मोशाबे के पीछे से ये त्यान अपने टैलेंट्स को साथ में एक्टिवेट कर मोशाबे पर हमला कर देता है। और उससे पहले मोशाबे उसे देख पाता वो उसका सर धड़ से अलग कर देता है और मुस्कुराने लगता है। और दूसरों को सजा देने वाले मोशाबे को ये त्यान ने उसकी बहन पर नजर रखने की सजा दी। और तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये त्यान मोशाबे को मार देता है और सभी गार्ड्स इस बात से काफी ज्यादा हैरान थे। और तभी मोशाबे का गार्ड बाकी गार्ड्स को चिल्लाता हुआ कहता है ये तो शैडो टैलेंट था, मतलब कि तुम ली कन हो। और जब ये त्यान अपने आप को उसके सामने लाता है और एक खतरनाक सी मुस्कुराहट देता है और उसका बॉडीगार्ड ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये ली कन नहीं था बल्कि वही ये त्यान था जिसको मारने के लिए इन्होंने ली कन को भेजा था। और वो ये त्यान से चिल्लाता हुआ पूछता है आखिर तुम्हारे पास शैडो टैलेंट कैसे हो सकता है। मैंने जब तुम्हारी प्रोफाइल देखी थी तुम बस एक निकम्मे थे जिसके पास एक कमजोर सा टैलेंट था। आखिर तुम यंग मास्टर को एक ही मूव में मार कैसे पाए। और गुस्से से चिल्लाता हुआ ये त्यान से पूछता है हरामजादे मुझे बता ली कन कहाँ है। पर ये त्यान उसकी बातों पे ज्यादा गौर ना करता हुआ अपनी गर्दन के पटाखे निकालने में व्यस्त था। और फिर एक हल्की सी सांस लेता वो अपनी जगह से काफी तेज गायब हो जाता है और हवा में उस बॉडीगार्ड के करीब आ जाता है। और वो बॉडीगार्ड तो अब भी इस बहम में था कि ये त्यान एक कमजोर निकम्मा है। पर उससे पहले वो बॉडीगार्ड ये त्यान को रोकने के लिए कुछ कर पाता ये त्यान उसे चीर डालता है। और फिर सभी के वहाँ पर मरने के बाद ये त्यान वहाँ पर एक कागज फेंक देता है जिसके ऊपर शैडो लिखा था। और फिर अपनी टोपी को डालता वो कहता है मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो अपनी मौत का वेट करेगा, बुरा हुआ तुमने गलत टारगेट चुन लिया। और फिर ये त्यान वहाँ से अपनी पहचान को छुपाकर निकल जाता है और स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर तेजी से वहाँ से उड़ता चला जाता है। और फिर 1 घंटे बाद जब शाओबे का डैड वहाँ पर पहुँचता है वो ये देख कर काफी ज्यादा हैरान और गुस्सा था कि आखिर उसके बेटे को किसने मार दिया। और फिर उसका बॉडीगार्ड उसके पास आकर उसे बताता है एल्डर 10 हमें ये चीज मिली है। और वो वही शैडो का कागज था जो कि वहाँ पर ये त्यान ने फेंका था। और फिर उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है कल्प्रिट पक्का शैडो किलर ही होगा। और तभी वहाँ पर मो फैमिली का एक एल्डर आता है जिसका नाम मो जियांग ट्विंग था और वो मो फैमिली का एक लौता ग्रैंड वॉरियर था। और अपने ग्रेट एल्डर को वहाँ पर आते देख शाओबे का डैड उनके सामने झुक जाता है और उन्हें निराश होता हुआ कहता है ग्रेट एल्डर मेरा बच्चा मारा गया, हमारी मो फैमिली की मिसाल भारी जा चुकी है। और फिर उनका एल्डर उसे उठकर बोलने को कहता है और वो एल्डर भी इस बात से मानता था शाओबे के पास पोटेंशियल था एक ग्रेट वॉरियर बनने का और मो फैमिली का नाम रोशन करने का। पर वो बेचारा इतनी बुरी मौत मारा जाएगा आखिर किसे पता था। और उनका एल्डर भी इस बात से नाराज था कि उनकी मो फैमिली का नाम रोशन करने वाला ऐसी मौत मारा गया। और रोता हुआ शाओबे का डैड अपने एल्डर के सामने एक कागज करता हुआ कहता है प्लीज शाओबे का बदला लीजिए ग्रेट एल्डर। और फिर एल्डर उस कागज को देखकर पढ़ता है वो देखता है कि ये सब एक शैडो किलर ने किया
और उसे अब पक्का लगता है ये सब जिसने भी किया उसकी पक्का कोई न कोई मो फैमिली से कोई दुश्मनी होगी, और इसीलिए उसने शैडो किलर को हायर किया। और फिर उस कागज को चांद की रोशनी में कर वो देखता है कि वहाँ एक मार्क शो होता है जो कि आयरन टीथ का निशान था। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तियान और जियांग बाओ बातें करते करते स्कूल में घूम रहे होते हैं, और जियांग बाओ ये तियान को बता रहा होता है, मैंने सुना कि लिन हाई फैमिली ने मोशाबे को तभी मार दिया जब वो एक वॉरियर यांग में पहुंचा, उसका सर पूरा धड़ से अलग कर डाला। और ये तियान कम से कम इस बात से खुश था कि अभी तक किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं हुआ। और जियांग बाओ ये तियान को कहता है, मोशाबे पक्का तो मैं मारना चाहता था और उसे किसी ने मार दिया। तुम्हारी सच में किस्मत है ये तियान। और फिर अगले दिन सुबह के 4 बजे ये तियान को अपने बिस्तर पे जाग आती है, और फिर वो अपने कपड़े वगैरह बदल कर और अपने पैक किए गए बैग को उठाकर अपने शूज डालने लगता है, क्योंकि शायद वो कहीं जा रहा था। पर तभी येजू को भी जाग आ जाती है और वो अपने भाई के पास आकर पूछती है कि आखिर वो इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है। और ये तियान उसे बताता है कि वो कहीं ट्रेनिंग करने जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द शक्तिशाली हो पाए। और यही उससे पूछती है, आप अभी तो आए थे और फिर से जा रहे हैं, क्या आप कम से कम अपने कुछ दोस्तों को साथ में नहीं लेके जा सकते? पर ये तियान उसे कहता है चिंता ना करने को और बस घर पर उसका वेट करने को। और फिर तभी येयू पीछे से भागती हुई आती है और ये तियान को गले लगाती हुई उससे चिपक जाती है, और ये तियान को घर जल्दी आने को कहती है। और जब ये तियान स्पीड टैलेंट का यूज कर एक रेगिस्तान जैसी जगह पर पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसे हाई लेवल के मॉन्स्टर्स ज्यादा मिलेंगे, और वो खुश होता हुआ कहता है, आखिर मेरी भी बारी आ ही गई एक मार्शल वॉरियर बनने की। और तभी वहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा जोर से कांपने लगती है, और ये तियान जब देखता है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर था जो कि किसी और मॉन्स्टर को पीट रहा था। और ये तियान उस मॉन्स्टर का स्टेटस वगैरह चेक करता है, और फिर तभी वो मॉन्स्टर भागता हुआ ये तियान की ओर आने लगता है। लेकिन ये तियान भी उससे लड़ने के लिए तैयार था, और वो अपने बैग को जमीन पे रखकर स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर उस मॉन्स्टर की ओर उड़ता हुआ निकल पड़ता है, और अपनी 2 तलवारों को निकाल कर वो उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। पर क्योंकि उस मॉन्स्टर के पास डिफेंसिबिलिटी थी, ये तियान का अटैक उसे टच नहीं हो पाता। और फिर वो मॉन्स्टर ये तियान को पीछे कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और ये तियान अपनी गिरी हुई जगह से उठकर हंसता हुआ उस मॉन्स्टर को कहता है, तुम्हारी एबिलिटी काफी अच्छी है, लेकिन अब मैं इसे अपनी बना लूंगा। और फिर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो डिफेंसिबिलिटी वाला बीस्ट ये तियान पे बुरी तरह से हमले कर रहा होता है, और फिर भागता हुआ ये तियान के पास आने लगता है, और ये तियान भी हमला करने के लिए तैयार होता हुआ कहता है, तुम्हारी ये लो टायर डिफेंसिबिलिटी अब मैं इसे अपनी बना लूंगा। और फिर स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट कर अचानक से अपनी जगह से गायब होकर वो तेजी से भागता हुआ उस बीस्ट के पास आने लगता है, और फिर स्पीड टैलेंट से वो तेजी से उस बीस्ट के ऊपर चढ़कर उसे अपने डैगर से काटने लगता है। और फिर उस बीस्ट के चेहरे के पास आकर वो अपने डैगर्स को घुमाता उस बीस्ट की आंखों में हमला करने को तैयार था, क्योंकि मोस्टली आंखें ही शरीर का सबसे वीक हिस्सा होती हैं, और वो उसकी आंखों में हमला कर देता है। पर ये तियान का लक इस बार भी खराब कि उस बीस्ट की डिफेंसिबिलिटी उसकी आंखों को बचा लेती है, और ये तियान उस बीस्ट की आंखों को नहीं काट पाता, लेकिन वो फिर भी अपने तलवारों जैसे डैगर से उसे काटने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार तो उसका लक और भी खराब कि ये तियान के डैगर्स तक टूट जाते हैं, और ये तियान गुस्से में सोच रहा होता है ये साली डिफेंसिबिलिटी लो टायर की है पर फिर भी इतनी ज्यादा मजबूत। और फिर वो जब अपना सिर पीछे घुमा कर देखता है, वो देख पा रहा होता है उस डिफेंसिबिलिटी के साथ उस बीस्ट के मुक्के को उसकी तरफ आते, और ये तियान उस मुक्के को ना ही ब्लॉक कर पाता है और ना ही डोज, और मुक्के को खाने के बाद हवा में उड़ता हुआ पहाड़ियों के साथ जाकर टकरा जाता है। लेकिन वो फिर भी उड़ता है, और अब तो वो और भी ज्यादा इस डिफेंस टैलेंट को पाना चाहता था। लेकिन बेचारे ये तियान का लक आज पक्का उसके साथ नहीं था, क्योंकि उसके कॉपी कैट टैलेंट को 16 दिनों का कूल डाउन पड़ा था, और वो अपने डैगर को घूरता हुआ सोच रहा होता है इस ऑक्स की एबिलिटी सिल्वर मून वुल्फ से कम है, लेकिन उस वाइपर से ज्यादा। और अपने टूटे हुए डैगर्स को फेंक कर वो सोच रहा होता है कि इसकी बड़ी सी बॉडी पर मुझे इसका वीक पॉइंट ढूंढना होगा, और इसके वीक पॉइंट पे चुपके से हमला कर इसे हराना होगा। और चुपके से हमला करने की साजिश में वो अपने शैडो टैलेंट को एक्टिवेट करता है और अपनी जगह से गायब हो जाता है, और हवा में छलांग मारकर तेजी से उड़ता हुआ उस बीस्ट के पास इधर उधर घूमकर उसकी कमजोरी ढूंढने लगता है। और क्योंकि उसका शैडो टैलेंट एक्टिवेट था, ना ही वो बीस्ट उसे देख पाता है, और ये तियान स्पीड टैलेंट से तेजी से उसके फेरे लगाकर उसकी कमजोरी ढूंढ रहा होता है। ये तियान इस बात से तो खुश था कि उसका शैडो टैलेंट बहुत ही ज्यादा काम आ रहा है, पर एक बात से निराश था कि उसकी इतनी बड़ी डिफेंसिबिलिटी के आगे उसके ब्लेड बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे थे। और फिर एक जगह पर रुक कर वो ध्यान से हर जगह देखने लगता है आखिर इसकी वीकनेस है कहाँ। और उस बीस्ट के पीछे खड़े ये तियान की नजरों में एक जगह आती है जहाँ पर उस बीस्ट की डिफेंसिबिलिटी बहुत ही कम थी, और वो वही गोटियों की जगह थी जहाँ पर शायद इस मॉन्स्टर की वीकनेस तो है ही, हाँ पर सभी मर्दों की भी। लेकिन ये तियान तो उसके इस वीकनेस को
पाकर तो बहुत ही ज्यादा खुश था और फिर वो वही करने चला जाता है जो कि एक अच्छा इंसान तो कभी नहीं कर सकता। वो अपने शैडो टैलेंट को एक्टिवेट कर उस बीस्ट की गोटियों पर हमला करने को निकल पड़ता है और अपने बचे गुचे एक डैगर से वो उस बीस्ट की गोटियों को चीर डालता है। और मॉन्स्टर्स की हिस्ट्री में ये मॉन्स्टर प्रोबेबली सबसे बुरी मौत मरता है। और फिर उस गोटी वाले मॉन्स्टर को मारने के बाद येतियन उसके ब्लड से अपनी बोतल्स को भरने लगता है, क्योंकि वो बाद में उसके बहुत ही काम आने वाला था। और कुछ बोतलें उस बीस्ट के ब्लड से भरने के बाद येतियन कहता है, हाँ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा टैलेंट कितना ज्यादा है, जब तुम मर जाते हो वो तुम्हारे किसी काम का नहीं आता। और फिर उस बीस्ट की तलाशी करता हुआ वो कहता है, इस ऑक्स की स्किन पक्का महंगी बिकेगी, इसकी आंखें, गोटियां, मैं सब कुछ ले जाऊंगा, लेकिन सबसे महंगी चीज पक्का इसके सिंग होंगे। और बेरहमी से खुश होता हुआ उस गोटी मॉन्स्टर के सिंगों को काट लेता है और खुशी से अपने बैग को भरकर वहाँ से जाने लगता है एक ऐसी जगह की तलाश करने जहाँ वो आराम से कल्टीवेट कर पाए। और फिर हम येतियन को एक केव में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो हर एक चीज को निकाल कर चेक कर रहा होता है और फिर कल्टीवेशन करने की तैयारी में आ जाता है ताकि वो एक मार्शल वॉरियर रैंक में पहुँच पाए। और फिर उस बीस्ट के ब्लड को पीने के बाद और साथ ही कुछ उसकी सिस्टर के दिए गए पीनट्स को खाने के बाद वो कल्टीवेशन करने लगता है। और फिर कल्टीवेशन करते हुए 20 दिनों के बाद जब येतियन अपनी आंखें वापस खोलता है, उसकी आंखों से जोर से बिजली निकलने लगती है और उसके पूरे शरीर को दर्द में तड़फाने लगती है। और फिर ऐसे ही तड़पते हुए जब रात से सुबह हो जाती है, हम देखते हैं उसी जगह पर एक पहाड़ पे खड़ी हुई 2 लड़कियों को। और वो ब्लोंड बालों वाली लड़की अपने पास खड़ी काले बालों वाली लड़की को कहती है, माय लेडी देखो, लगता है कि यहाँ पर अभी अभी कोई मार्शल वॉरियर रैंक में पहुँचा है। और दूसरी तरफ येतियन अपनी पावर को महसूस करता हुआ कहता है, वाह तो ये होती है मार्शल वॉरियर रैंक। और फिर येतियन अपने बैग को उठाता हुआ सोच रहा होता है कि अब 20 दिन भी बीत चुके हैं, मतलब कि कॉपी एबिलिटी का कूल डाउन ओवर हो गया होगा। और फिर येतियन उस जगह से तेजी से बाहर जाता हुआ सबसे पहले उस डिफेंस एबिलिटी को कॉपी करना चाहता था, पर जब वो बाहर उस बीस्ट की लाश के पास आता है और उसकी एबिलिटी को कॉपी करने की कोशिश करता है, उसके सामने एक मैसेज पॉपअप होता है कि वो उस एबिलिटी को कॉपी नहीं कर सकता। और येतियन इस बात से निराश होता हुआ कहता है, हाँ किसे पता था ऐसी लिमिट भी होती है, वरना मैं इस बेचारे के आखिर इतने टुकड़े क्यों ही करता। और फिर उसी माउंटेन पे खड़ी वो दोनों लड़कियाँ येतियन की ओर देखती हुई कह रही होती है, माय लेडी आपको क्या लगता है, क्या वो ये बंदा है जिसने इस मॉन्स्टर को मारा होगा? पर वो दूसरी लड़की इस बात का जवाब देती हुई कहती है, ये अभी अभी मार्शल वॉरियर रैंक में पहुंचा है और वो मॉन्स्टर काफी टाइम से मरा हुआ है, मतलब कि उन्हें लगता था इस मॉन्स्टर को येतियन नहीं मार सकता था। और वो ब्लोंडे अपनी लेडी को कहती है, एक सिंपल सा मार्शल पर्सन होने के नाते भी ये इन खतरनाक पहाड़ियों में आ गया, काफी हिम्मत लगती है इसमें। और वो दोनों देख रहे होते हैं कि येतियन एक नदी के पास जा रहा होता है और अपने कपड़ों को उतार कर वहीं नहाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो दोनों लड़कियां येतियन को नंगा होते हुए देख वहाँ से शर्माती हुई जाने लगती हैं। और फिर नहा धोने के बाद येतियन लेना बेस की मार्शल मार्केट प्लेस में घूम रहा होता है, क्योंकि ये जगह यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस थी। और फिर येतियन एक शॉप के अंदर जाने ही वाला होता है कि उसके पास से वही दोनों लड़कियां गुजरती हैं। और वो दोनों लड़कियां येतियन को यहाँ पर देख के हैरान तो थी, क्योंकि उन्होंने तो पहले भी येतियन को देखा था, पर येतियन भी उन लड़कियों को देखकर हैरान था, क्योंकि उन दोनों में से वो काले बालों वाली लड़की बिल्कुल डिट्टो येयू की तरह दिखती थी। और वो उसे देखकर उसे कहता है, येयू तुम यहाँ पर